हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्टिव जो है आपके पास इंटरफेरेंस के बारे में, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशंस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके पास एक ही डेरिवेशन है इंटरफेरेंस से, सिर्फ कंडीशंस फॉर conditions for constructive and destructive interference। ठीक है। पहले आपके पास दो डेरिवेशंस होती थी फ्रिंज विड्थ भी कैलकुलेट करने की। इंटरफेरेंस जो है आपके पास कितनी विड्थ का है, अब आपके पास 2022 एंड 23 सिलेबस से जो है वो डेरिवेशन कट चुकी है, अब सिर्फ आपका एक्सप्रेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव स्टडी करने के लिए आपके पास दो वेव्स होनी चाहिए, तो कंसिडर टू वेव्स। आपने दो वेव्स कंसिडर की ऑफ एम्पलीट्यूड y1 इज इक्वस टू a cos ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वस टू b cos ओमेगा टी प्लस, इसमें फेज डिफरेंस मान लेते हैं फाई का है, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड b विद डिस्प्लेसमेंट y1 एंड y2। वेव्स एंड ऑसिलेशन भी आपका 11th क्लास से कट चुका था, अदरवाइज तो ये डेरिवेशन करना बहुत ही ईजी हो जाता आपके लिए, ठीक है। सो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज है जिनको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किससे, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 2। इसको साइन से ले लेते हैं, साइन से लेने का इसका बेनिफिट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 90 जो है फॉर्मूला लग जाएगा, कोस ही बन जाएगा वो, तो इसको साइन की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो फाइनल वेव मुझे बताओ क्या आएगी, कैपिटल Y कितनी हो जाएगी, y1 प्लस y2, कैपिटल Y भी नहीं, स्मॉल y ही ले लो, सारा स्मॉल में, तो y1 प्लस y2 हो जाएगी a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आगे क्या कर सकते हैं इसमें, साइन a प्लस b का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, साइन a कोस b की जगह क्या है फाई है, a की जगह ओमेगा टी प्लस कोस a साइन b की जगह क्या है फाई है। ये मैंने फॉर्मूला लगाया है साइन a प्लस b का, जो क्या होता है साइन a कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री से देख लेना। सो y कितना हो जाएगा, a कोस ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी कोस फाई, b को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b कोस ओमेगा टी साइन फाई। ये आप दोनों ही वेव्स मैंने साइन में, आप इनको दोनों को या तो साइन में लो या कोस में लो, डिफरेंट मत लो, दोनों को साइन में ही लो। अगर आप कोस में ले रहे हो तो इन्हें कोस में लो, साइन में ले रहे हो तो आप इन्हें साइन में ही लो, ठीक है। कोई भी चेंजेस मत करो, फेज डिफरेंस ही लेना आपको, वो आपने फाई ले लिया। वैसे आप इसे किसी भी तरह से निकाल सकते हो, लेकिन जो है मैं आपको इसका बुक से जो है मैच करवा रही हूँ, सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो प्रदीप की बुक से, ठीक है। करो इसको, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन ले ले, a प्लस b कोस फाई बच गया यहाँ पर, और अंदर क्या रह गया साइन ओमेगा टी प्लस। अब आपके पास जो है नेक्स्ट क्या है, b कोस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखो साइन ओमेगा टी है, ये कोस ओमेगा टी है, ये फाई वाली टर्म है, इसको ये वाली फाई टर्म थोड़ी सी जो है आपके पास क्या है बड़ी टर्म आ रही है, तो इसको मैं एक ही फेज मान लेती हूँ थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पर आप पुट कर लो, लेट, ये आपने 11th में भी पुट किया होगा, a प्लस बी कोस फाई को तो पुट कर लो, r जो साइन है इसके साथ कोस आएगा, ठीक है, कोस थीटा, और जो आपके पास b साइन फाई है इसको क्या पुट कर लो, r साइन थीटा। क्लियर। ये आपने a प्लस बी कोस फाई को तो आपने यहाँ पर पुट किया है r कोस थीटा, और b प्लस b साइन फाई को पुट किया है r साइन थीटा, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। y1 को मानो a साइन ओमेगा टी, y2 को मानो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सिर्फ इतना कोस में लेना चाहो कोस में ले सकते हैं, दोनों कोस में लेना, बट अगर आप साइन कोस में लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है वही कर पाएगा। उसके बाद लास्ट आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू ये है। उसके बाद आप क्या लगा सकते हो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, दोनों से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। अब ये ओमेगा टी में आ गया, ये ओमेगा टी में आ गया, तो इसके साथ फाइव वाला ना लेके, क्योंकि फाइव के साथ आपकी एक टर्म और ऐड है ए, आप इसको थीटा मान लो पूरे को, इसमें भी थीटा मान लो, फाइव वाली टर्म को विद एम्पलीट्यूड ए बी के साथ ही लेना आपको, ठीक है, क्लियर। और दूसरा रीजन ये भी है बुक से बिल्कुल सिमिलर करवाने का, क्योंकि जो एग्जामिनर आपका एग्जाम चेक करेगा, अगर आप उसमें खुद का दिमाग लगाओगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। कई बार ऐसा होता है जो एग्जामिनर चेक करता है आपका पेपर, तो उसको सिर्फ इतना ही पता होता है कि ये ऐसे होगी डेरिवेशन। इसीलिए 12th सीबीएसई, एचबीएससी, यूपी बोर्ड जो भी है उसमें रिस्क नहीं लेना। मोस्ट प्रेफर जो बुक होती है, मोस्ट प्रेफरेबल जो वो आपके पास होती है प्रदीप की बुक, तो जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करने वाली बुक है वो है प्रदीप, तो प्रदीप को ही मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है। अब आप इसको पुट करो, कितना आ जाएगा इसको पुट करने के बाद, y इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस फाइव की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, आर कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कोस ओमेगा टी, ऐसा ही होगा, क्लियर यहाँ तक। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आर को कॉमन ले सकते हो, ये फिर से फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का। तो नेट जो y है आपके पास वो कितना आ गया रिजल्टेंट, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आपके पास आ गई नेट रिजल्टेंट, कि जो आपके पास y वेव आएगी उसमें r एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एम्पलीट्यूड होगा कितना बढ़ेगी वो, तो उसको निकालने के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, ये इक्वेशन नंबर 1 मानो, इक्वेशन नंबर 2 मानो, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए प्लस बी कोस थीटा किसके इक्वल है, आर कोस थीटा, और ये आपके पास बी साइन फाइव किसके इक्वल है, आर साइन थीटा की। यही है इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करो। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड को ऐड करोगे तो a प्लस बी कोस फाइव, इसका स्क्वायर करोगे पहले, दूसरी टर्म जो है b साइन फाइव है इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाइव, प्लस इसका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों से कॉमन ले लो, आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैंने क्या किया है, आपके पास जो ये दोनों वैल्यूज थी इनको मैंने क्या किया है, स्क्वायर किया है और ऐड किया है। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को पहले स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी कोस फाइव है इसका स्क्वायर किया, बी साइन फाइव है इसका स्क्वायर किया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या किया, आर कोस थीटा है, आर साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर करो, फिर क्या कर दिया, ऐड। आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ पर मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला पुट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कोस फाइव, ये आपके पास हो गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। अब यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऐसी टर्म बन रही है, बी स्क्वायर वाली टर्म, देखो कोस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना बन गया, 1, 2ab कोस फाइव इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लिख देना। देयरफॉर क्या हुआ, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप बोल सकते हो नेट आर स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाइव, यानी कि आर की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाइव, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, जो कि आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्सप्रेशन है,
ठीक है, इसको निकालने में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल डेरिवेशन है, ट्राई करना। फिर भी कोई स्टेप में आपको डाउट आता है देन आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो अभी इसको आर को जो है आप एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? आर को आप इक्वेशन नंबर स्टार मान लो, ठीक है। आपको पता है, यू नो, क्या पता है? वी नो लिखना है यहाँ पर पेपर में कि हमें पता है। क्या पता है? इंटेंसिटी I1 की क्या होती है? इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। नहीं पता किसी को तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हटाएंगे तो k कांस्टेंट आएगा और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जैसे मैंने फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड a लिया था, सेकंड का लिया था b, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपके पास जो है फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड a माना है तो a स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड वेव है उसका एम्पलीट्यूड आपने b माना है तो b स्क्वायर हो जाएगा। k कांस्टेंट है, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड में रखना। सो I1 पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना माना था? k, a स्क्वायर, a माना था तो a स्क्वायर हो गया। I2 कितना होगा? k b स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अब इसको इक्वेशन स्टार को इसकी फॉर्म में लिखो। इक्वेशन स्टार इंप्लाइज जो है आपके पास फाइनल वेव है उसका मैं अगर I मानती हूँ रिजल्टेंट, तो उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा k r स्क्वायर, ठीक है। k थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा तो खाली r स्क्वायर लेंगे। इंटेंसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट, आपके पास r स्क्वायर आ गया तो रूट हट जाएगा। a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? I1 प्लस I2 प्लस ये ए बी रहेगा खाली, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हो आप। आर स्क्वायर की जगह क्या पुट किया? आई। ए स्क्वायर की जगह क्या पुट किया आपने? I1। बी स्क्वायर की जगह क्या पुट किया? I2। 2 यूं का यूं आपके पास ए बी की जगह क्या पुट करना होगा? ए क्या होगा? रूट I1, बी क्या होगा? रूट I2 इंटू में कोस फाइव। ये भी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इंटेंसिटी की फॉर्म में न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2 कोस 5, ठीक है। सो ये दो एक्सप्रेशन आपको जो है याद होने चाहिए। अभी आप कंडीशन निकालो यहाँ से, कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव की। कैसे निकालोगे बताओ मुझे। पहले इस डेरिवेशन को देखो, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर? सो नेक्स्ट हम करते हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चाहे इस फॉर्मूले को यूज करो चाहे फिर इक्वेशन स्टार को यूज करो, नो प्रॉब्लम। सो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकेंड एक्सप्रेशन भी मैं इक्वेशन स्टार वाला लिख रही हूँ यहाँ पर। क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 5, यही था, ठीक है। आप मुझे ये बताओ रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है? जो वेव आपने ले ली, ए एम्पलीट्यूड की ली है फर्स्ट, सेकंड आपने बी एम्पलीट्यूड की ली है, इसमें कोई चेंज कर सकते हो? नो, यू कांट चेंज। आपने जो वेव ले ली, जितने एम्पलीट्यूड की ले ली वो तो ले ली, लेकिन जो ये एंगल है दोनों वेव्स के बीच में, इसे तो चेंज कर सकते हो ना, यानी कि फेज को। तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव के लिए ये वाला जो है आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कंस्ट्रक्ट करेगा, तो उस केस में कोस फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होती है कोस फाइव? 1। और 1 कब कब होती है फाइव की वैल्यू? 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे एंड सो ऑन। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास फाइव है वो कितना होना चाहिए? 2n पाई। n जहां पर क्या है? वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n को आप 0 से लो, 0, n 0 होगा तो ये 0 मिलेगा, n 1 होगा तो कितना मिलेगा? 2, 2 होगा तो 4 पाई एंड 6 पाई एंड सो ऑन। ये वाली चीज मैथ्स है आपका कि कोस फाइव को 1 होना पड़ेगा, और फाइव कब कब 1 होता है? 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, यानी कि फाइव को कितना होना पड़ेगा? 2n पाई।
अब ये तो है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। अब नेक्स्ट है पाथ डिफरेंस से भी पूछ लेते हैं। तो एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है देखो, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ठीक है, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ये रिलेशन होता है। पाथ का डिफरेंस मतलब दो वेव्स आपके पास इस तरह से आ रही हैं, जैसे एक ये वेव है, एक ये वेव आ रही है, इन दोनों के रस्तों में कितना डिफरेंस है पाथ में, दैट इज नोन एज पाथ डिफरेंस। और फेज क्या होता है, एंगल में कितना डिफरेंस है, जैसे ये 0 डिग्री से चल रही है 90 से, साइन है और कोस है, एक 0 से चलती है एक 90 से, सो उनके बीच में डिफरेंस होता है एंगल का। एंगल का डिफरेंस होता है फेज, और जो आपके पास रास्ते में डिफरेंस होता है वेवलेंथ में, वो होता है पाथ। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई, 2n पाई वैल्यू निकालिए, 2 से 2 कट किया तो ये आ जाएगा n लैम्डा। दिस इम्प्लाइज कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए n लैम्डा, और फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन थी आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। क्लियर, इसको एक बार जल्दी से देखो। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। डिस्ट्रक्टिव में किसी चीज को आपको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या हो सकता है बताओ मुझे, ये वाली एंगल जो कोस फाई है, इसकी सबसे कम वैल्यू, कोस फाई की सबसे कम वैल्यू क्या होती है, माइनस। ये कब कब होती है, पाई पे कोस 180 -1, या फिर ओड मल्टीपल 3 जो बीच के आपके रह गए थे 5, वो कब कब मिलेगा, वो मिलेगा आपको 2n-1 इंटू पाई। मतलब जैसे आपके पास वहां पर 2 पाई पे था, 4 पाई पे था, 6 पाई पे था, तो अब आपके पास जो है उनमें से एक एक माइनस कर दो या प्लस कर दो। माइनस करोगे तो आपके पास जो स्टार्टिंग वाला केस है वो भी आ जाएगा, इसीलिए मैं माइनस ही कर रही हूँ। किसी बुक में प्लस भी मिल जाता है, नो प्रॉब्लम। अब आपने माइनस किया तो यहाँ पर 0 नहीं लोगे, क्योंकि अगर 0 ले लिया तो ये माइनस पाई आ जाएगा, और कोस माइनस पाई प्लस पाई हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एन की वैल्यू 1 से शुरू करनी है, इस चीज का खास ध्यान रखना। ठीक है, एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी आपके पास, 1 से। अब ये फिर से फॉर्मूले में लगाओ आप, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2n-1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास आएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये आपके पास है क्या, पार्ट डिफरेंस, x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, दिस इज द पाथ डिफरेंस इन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर, इसको जल्दी से देखो। नो डाउट, ठीक है। अब आप ये देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो कितनी सकती है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है, कि पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। आई मैक्सिमम कितनी हो सकती है मुझे बताओ। अब क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से जो मैं करवा रही हूँ, आई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपके पास आई की वैल्यू, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 इंटू I2। और I1 की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर, इसकी क्या थी, b स्क्वायर प्लस 2, I1 की a स्क्वायर b स्क्वायर, डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते हो, ये से ये कट गया, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, यानी कि आपके पास आई मैक्सिमम आया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, मैक्सिमम कितना आया जब आपने वैल्यू पुट की कोस फाई की जगह 1, तो ये वैल्यू है आपके पास मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी सिर्फ इतनी हो सकती है, दोनों वेव्स को आप क्या कर दो, ऐड कर दो और उनका स्क्वायर कर दो। मिनिमम कितनी हो सकती है, यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर द रूट I1 इंटू I2। वैल्यू पुट करो, I1 की जगह a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये से कट गया, फिर से बस यहाँ पर माइनस साइन आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये मिनिमम है आपके पास। क्लियर, मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछी जा सकती है, मिनिमम पूछी जा सकती है। क्लियर, सो यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आपके पास आता है। न्यूमेरिकल में क्या होता है, आपके पास अगर a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, तो मैक्सिमम निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और बनता है,
अगर ए और बी इक्वल हों दोनों, तब क्या होगा, पुट करो, मैक्सिमम कितनी आएगी, ए प्लस बी की जगह भी क्या पुट होगा, ए, यानी कि 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और मिनिमम कितनी आ जाएगी, a माइनस बी की जगह भी a माइनस ए 0। तो यानी कि मैक्सिमम होगी 4a स्क्वायर और मिनिमम कितनी हो जाएगी 0। जहां पर डिस्ट्रॉय होगा वहां पर आपको 0 मिलेगा, और जहां मैक्सिमम होगा वहां 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कुछ यहाँ से इंटरफेरेंस से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंटरफेरेंस की कंडीशंस के साथ भी एक क्वेश्चन जुड़ के आता है। ये बीच में जो थे शॉर्ट क्वेश्चन थे, आपको डेरिवेशन सिर्फ यहीं तक करनी थी, कंडीशंस तक। So let us start with the another concept, that is interference and energy conservation. Question आता है आपके पास, also explain that energy conservation is not violated in interference। जहां भी इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर एनर्जी का जो वॉयलेशन है वो नहीं हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि एनर्जी का लॉ जो था आपका वो वॉयलेट नहीं हो रहा। वॉयलेट का मतलब होता है किसी चीज को गलत प्रूव करना, तो वो आपके पास गलत प्रूव नहीं हो रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे प्रूव करोगे, देखो एवरेज निकाल लो आप, आई एवरेज कितना होता है, जितनी मैक्सिमम आई है प्लस जितनी मिनिमम आई है बाय 2, यही होता है एवरेज। दोनों वैल्यूज का मैक्सिमम कितनी निकाली थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मिनिमम कितनी निकाली है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। के और आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उस कांस्टेंट को लिखने के लिए रख सकते हो के स्क्वायर। सोल्व करो इसको, के स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, के स्क्वायर में दोनों में से कॉमन ले रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी मैंने ओपन कर दिया बाई 2, ए स्क्वायर ये आपके पास नहीं कटा, 2ab कट गया, तो ये आपके पास आ गया के स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई 2, 2 दोनों में से कट जाएगा बाहर आके कॉमन, तो आप ये कह सकते हो कि आई एवरेज कितनी आई है, के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आई है आपके पास एवरेज। और अगर मैं इंटरफेरेंस नहीं करवाती, मेरे पास दो वेव्स ऐसे ही चलती जा रही है, ये I1 थी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, के स्क्वायर, सेकेंड वेव की इंटेंसिटी कितनी थी, के बी स्क्वायर, तो टोटल कितनी आती है यहाँ पर, के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आती, यहाँ भी के को कॉमन ले लेते तो कितनी आती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खाली के होगा ना, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, अगर आपके पास इंटरफेरेंस नहीं होता तब भी एनर्जी इतनी आई, इंटेंसिटी जब मेरे पास मैक्सिमम मिनिमम हो गई इंटरफेरेंस में तब भी इंटेंसिटी इतनी आई, सो इंटेंसिटी रिमेन्स सेम in interference, hence energy conservation law is not violated। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है उसे वॉयलेट नहीं किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डेरिवेशन पार्ट था आपका इंटरफेरेंस से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस। अब आपके पास इसमें एक एक्सप्रेशन रह गया है फ्रिंज शिफ्ट का और फ्रिंज विड्थ का, जो कि सिर्फ एक्सप्रेशन है आपके पेपर में फ्रिंज विड्थ का, बट स्टिल मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आज इसको यहीं बाइंड अप करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। स्पीड थोड़ी हो रही है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमें कवर करना है, सो प्लीज़ कोऑपरेट करना। Thank you. Meet you in the next class.